नमस्कार, मैं राजेश भारद्वाज आप सभी का क्लैट प्रेप के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लैट प्रेप। जैसा कि आप सभी को पता है, हम डेली न्यूज एनालिसिस करते हैं, फैक्चुअल एनालिसिस करते हैं और उसके साथ साथ 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करते हैं। तो चलिए उसी सीक्वेंस को कंटिन्यू रखते हैं। आज कौन सा दिन है? तो आज है 21 नवंबर 2025 और देखते हैं कि आज के 21 नवंबर 2025 के न्यूज़पेपर में कौन कौन सी न्यूज़ हमारे काम की हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज हमारे सामने है, जुडिशरी कैन नॉट टाई प्रेसिडेंट गवर्नर टू टाइमलाइन सेज सुप्रीम कोर्ट। देखो, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया है और सुप्रीम कोर्ट उसमें कह रहा है कि भाई जो जुडिशरी है ना, वो प्रेसिडेंट को या फिर गवर्नर को, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं स्टेट के या यूनियन के या सेंटर के, उनको टाई नहीं कर सकती कि भाई वो 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में अपना डिसीजन दें। तो ये जो एक्चुअल में जो न्यूज़ हम पढ़ रहे हैं, ये लगभग जनवरी से चली आ रही है और बीच में लगभग पूरे साल भर ये न्यूज़ में रही है। तो क्या है उसको एक बार थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड देखते हैं, फिर देखते हैं कि अभी हो क्या रहा है। तो देखो, जब भी कभी कोई बिल आता है, समझना बहुत ध्यान से, और मैंने कहा कि ये बिल आया, और अगर मैं स्टेट की बात कर रहा हूं तो पहले ये जो बिल है स्टेट में, मैंने कहा कहां पर आया, आपका विधानसभा, ठीक है। और फिर विधानसभा के बाद अगर वहां पर विधान परिषद है, जिसको हम स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं, उसकी अगर बात करते हैं तो वहां जाएगा। देन उसके बाद वो कहाँ जाएगा? गवर्नर के पास जाएगा। या मैं कहता हूं कि चलो पहले कहाँ चला गया? विधान परिषद, देन विधानसभा यानी कि स्टेट असेंबली के पास, देन कहाँ पहुंच गया? गवर्नर के पास। अब अगर ये गवर्नर इस पे साइन कर देता है, देन ये क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा। सिमिलर अगर मैं सेंटर को कंपेयर करना चाहता हूं तो यहां से बिल आया, या तो लोकसभा में आएगा, फिर राज्यसभा में जाएगा। मनी बिल है तो सिर्फ लोकसभा में आएगा। यहाँ पर भी अगर मनी बिल होता तो कहां पर आता? ओनली विधानसभा। अब ये यहां से पहुंचा गवर्नर के पास, तो सोचो गवर्नर ने साइन कर दिया तो एक्ट बन गया। तो प्रेसिडेंट क्या करता था? प्रेसिडेंट अगर सेंटर की बात की जाए तो उसे रिजेक्ट भी कर सकता है, वीटो पावर ले सकता है। हम लोगों ने आर्टिकल 111 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है, जिसमें टोटल 4 वीटो है, इंडिया वाला 3 ही यूज करता है, ठीक है। तो यहां पर अगर गवर्नर की बात हो रही है तो गवर्नर चाहे तो पास कर दे, चाहे तो उस बिल को क्या कर सकता है? विद होल्ड कर सकता है। अब जो स्टेट है, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्टेट नहीं है, यानी कि सेंटर में अलग सरकार है और उस स्टेट में कोई डिफरेंट पार्टी की सरकार है, तो होता क्या है? दीज गवर्नर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है बेसिकली वो मतलब कि किसके साथ काम करता है? तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। जो नॉमिनल हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है। एक्चुअल पावर तो पार्लियामेंट में लाई करती है, यानी कि आपके लोकसभा का जो लीडर है बेसिकली, जो प्राइम मिनिस्टर साहब है हमारे, उनके पास लाई करती है। तो सोचो वो उनको बना रहे हैं और जो गवर्नर है वो बिल को पास ही नहीं करता है। तो एक ऐसा स्टेट जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट या सेंट्रल पार्टी नहीं है, तो उस पर्टिकुलर स्टेट में जब सरकार या वहां का चीफ मिनिस्टर या कोई भी वहां पर बिल लाना चाहता है तो गवर्नर साइन नहीं करता है। तो लोगों को लगता है कि यार ये सरकार तो काम ही नहीं करती है, तो चलो अगली बार सरकार बदल देंगे। लोगों को थोड़ी ना पता है कि बिल विल भी पास करने होते हैं। तो साउथ इंडियन स्टेट्स जो थे वो पहुंच गए कहां पर? सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने दरवाजा खटखटाया और कहा कि भाई देखो ऐसा हो रहा है हमारे साथ। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है ना, हमारा जो आर्टिकल 142 है, जिसमें आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, यानी कि जो सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बेसिकली वो किसका यूज कर सकता है? तो आर्टिकल 142 में कंप्लीट जस्टिस का जिक्र हो रखा है। कंप्लीट जस्टिस का मतलब होता है कि मान लो कहीं पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो जो आपका सीजीआई है या जो सुप्रीम कोर्ट है वो कुछ भी डिसीजन ले सकती है, बस वो फंडामेंटल राइट्स को ऑल्टर नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ? 142 का यूज करते हुए क्या कहा गया? आपकी सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो ये गवर्नर है ये कितने टाइम लिमिट के लिए होल्ड कर सकता है बिल को? 3 मंथ के लिए। इसे 3 मंथ का टाइम दे दिया गया। अगर ये 3 मंथ में बिल पास नहीं करता है, देन द बिल विल बी कंसिडर्ड एज पास्ड, मान लिया जाएगा। अब स्टेट बोले, साउथ वाले जिनके साथ ये इश्यू हो रहा था, वो बोले सर ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक प्रोविजन और आता है। इस गवर्नर के पास एक आर्टिकल और होता है, आर्टिकल 200। याद रखना, ये सारे इंपॉर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आर्टिकल 200 कहता है कि गवर्नर कैन पास द बिल टू प्रेसिडेंट को भेज देगा। अब प्रेसिडेंट और गवर्नर के पास टाइम लिमिट नहीं है कि कितने टाइम में वो उसे डिसाइड करेंगे, 2 महीने,
4 महीने, हो सकता है 6 महीने ना करे, हो सकता है 2 साल ना करे, और 2 साल में पिछली जो स्टेट में गवर्नमेंट है वो गिर जाएगी और लोगों को लगेगा कि ये सरकार तो काम नहीं करती है, तो वो दूसरे को वोट दे देंगे। तो लॉस तो गवर्नमेंट का हो गया ना, लॉस तो पॉलिटिकल पार्टीज का हो गया। तो उन्होंने कहा कि ये नहीं होना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, कुछ महीने पहले ये डायरेक्शंस जारी किए कि भाई आपका जो गवर्नर है या जो आपका प्रेसिडेंट है वो 3 महीने के अंदर उसे पास कर दे। अगर नहीं करते हैं तो डेफिनेटली उसको हम पास मान लेंगे। अब दोबारा से सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ये जो ऑर्डर था, जो 142 जुडिशियल या कंप्लीट जस्टिस के थ्रू दिया गया था, ये ठीक नहीं है। क्योंकि एक बात समझना, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का याद रखना, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई है तो भारत का है। और इसकी खूबसूरती यही है, इसमें सबसे खास बात यही है कि हमने एक प्रोविजन बना रखा है कि जो एग्जीक्यूटिव है ना, मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द जुडिशरी, अलग होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो जुडिशरी ही तो टाई कर रही है ना कि भाई 3 महीने में करेगा, 5 महीने में करेगा, तो ये फ्री थोड़ी ना हुई, इंडिपेंडेंसी तो खत्म हो गई ना इनकी। तो कहा गया कि ये दोनों हमेशा क्या रहने चाहिए, सेपरेट रहने चाहिए, जो कि आपके आर्टिकल या डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के आर्टिकल नंबर 50 में ये बात जो लिखी हुई है कि एग्जीक्यूटिव मस्ट बी सेपरेटेड फ्रॉम द जुडिशरी। तो अब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जुडिशरी जो है वो कभी भी प्रेसिडेंट को या फिर जो गवर्नर है, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं, उनको कभी भी टाई नहीं कर सकता, उनको जबरदस्ती फोर्स नहीं कर सकता है कि वो कितने टाइम पीरियड के अंदर क्या करेंगे, बिल को पास करेंगे। समझ में आ रही है बात? बस इतना सा इन्होंने कहा, और ये न्यूज थोड़ी सी पहले की है। आर्टिकल 141 क्या कहता है, जो इस आर्टिकल में डिस्कस किया हुआ है? तो 141 ये कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट जो है बेसिकली हमारा, उस सुप्रीम कोर्ट के कौन कौन से आर्टिकल्स हैं, तो याद रखना आर्टिकल्स है ना, एग्जाम में डायरेक्टली फैक्चुअल क्वेश्चंस की फॉर्म में आ जाते हैं। तो डेफिनेटली हम लोगों ने ये चीजें पॉलिटी की क्लासेस में पढ़ी हुई है ना। तो जो सुप्रीम कोर्ट है बेसिकली उसके आर्टिकल्स कहाँ कहाँ लाई करते हैं, आर्टिकल 124 से शुरू होता है और आर्टिकल 147 तक जाता है। तो 142 तो कंप्लीट जस्टिस हो गया। 141 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अगर कुछ भी ऑर्डर, कुछ भी रूल जारी किया तो भारत के सभी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी कि पूरी इंडियन टेरिटरी पर वो लागू होगा, वो बाइंडिंग होगा। ठीक है। आर्टिकल 143 क्या कहता है कि जो प्रेसिडेंट है कैन सीक द एडवाइस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, यानी कि प्रेसिडेंट किसी केस में सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस ले सकता है, बिकॉज लीगलिटी की अगर बात देखी जाए तो सुपीरियर कौन है, सुप्रीम कोर्ट है। और अगर प्रेसिडेंट के पास अगर कोई बिल आता है और वो समझ नहीं पा रहा है डेफिनेटली कि पास करे ना करे, तो डेफिनेटली इस केस में हम आसान सी सिंपल सी लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि वो डिस्कस कर सकता है किसके साथ, सुप्रीम कोर्ट के साथ। बट सुप्रीम कोर्ट की जो दी हुई एडवाइस होती है वो नॉन बाइंडिंग होती है, चाहे तो फॉलो करे चाहे तो ना करे। हमने कुछ दिन पहले देखा था जब हमारे द्रौपदी मुर्मू जी ने आर्टिकल 143 का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट से 14 क्वेश्चंस पूछे थे। ठीक है, फिर बाद में उन्होंने उसके जवाब भी दिए होते हैं। समझ में आ गई बात? और उसके बाद आर्टिकल 145 क्या कहता है, तो ये आपके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की बात करता है, जो मिनिमम 5 जजेस से शुरू होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बोल रहा हूं मैं, ध्यान रखना, 2, 3, 4 जजेस की बेंच भी बैठती है। तो ये मिनिमम 5 से शुरू होती है, 5, 7, 9, 11 और 13। जो अब तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी है वो कौन सी है, 13 जजेस की। कौन सा केस था, केशवानंद भारती केस 1973, जिसका डिसीजन 24 अप्रैल 1973 को आता है। ठीक है, ये फैक्ट भी याद रखना। सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी ओपिनियन क्या कह रहा है, ब्रेकिंग डाउन द कोर्ट्स रिस्पॉन्स टू 14 क्वेश्चंस रेज्ड बाय द प्रेसिडेंट। ये वही है जो आर्टिकल 143 का यूज करते हुए हमारी प्रेसिडेंट साहब ने सुप्रीम कोर्ट से पूछे होते हैं। ठीक है, asking if a constitutional court can impose timelines for governors and the president to give assent to bill passed by the legislatures। तो क्या कह रहा है, मैं देखो आर्टिकल 200 ये हमने पढ़ लिया अभी कि वो क्या कर सकता है, मे असेंट टू द बिल। ठीक है, may withhold the assent but must communicate reasons to the state legislature, बताएगा कि भाई बिल को क्यों होल्ड करके बैठा है। may refer the bill to the president for the consideration under the article 201, वहां भेज सकता है। बट टाइमलाइन डिसाइड नहीं थी, तो जुडिशियल लिमिट्स क्या है, सुप्रीम कोर्ट कैन नॉट इम्पोज टाइमलाइंस फॉर द असेंट और क्रिएट ए कॉन्सेप्ट ऑफ डीम्ड असेंट अंडर द आर्टिकल 142।
यानी कि इस आर्टिकल 142 जिसमें हम कंप्लीट जस्टिस की बात करते हैं, इस कंप्लीट जस्टिस का यूज करते हुए सुप्रीम कोर्ट या सीजीआई उसके ऊपर फोर्स नहीं कर सकता कि किस टाइमलाइन में उसे करना होगा। बट ध्यान रखना, इसका यह मतलब नहीं है कि वो मन मर्जी करे, इनडेफिनेट टाइम के लिए नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह कहना है, जुडिशरी का यह कहना है कि भाई ठीक है, हम टाइम लिमिट हटा देते हैं, ठीक है, हम वो प्रोविजन नहीं रखते हैं, बट इनडेफिनेट टाइम नहीं होना चाहिए। आपको ये जरूर बताना होगा कि भाई मैं 6 महीने में करने वाला हूं, मैं 1 साल में करने वाला हूं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप कभी करोगे नहीं, ठीक है, बस वही उसमें आया है। गवर्नर्स कैन नॉट इनडेफिनेटली सिट ऑन अ बिल इफ दे डू लिमिटेड जुडिशियल रिव्यूज अप्लाई, ठीक है, तो वही जुडिशियल रिव्यू अप्लाई हो जाएगा। कोर्ट्स कैन डायरेक्ट गवर्नर्स टू डिसाइड विद इन ए रीजनेबल टाइम फ्रेम बट नॉट डिक्टेट द आउटकम। समझ गए, इस न्यूज की थीम यही है कि अभी तक जो हमने पढ़ा था कि भाई 3 महीने में उसे करना होगा, उसमें डिसीजन आया है कि आप उसे डिक्टेट नहीं कर सकते कि करोगे, उसकी मर्जी है जब करना चाहे। तो याद रखना, ये 2 आर्टिकल्स मैंने लिखे हैं, ठीक है, ये डायरेक्टली साल भर न्यूज में रहे, आपसे डेफिनेटली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। वही सब बातें लिखी हैं जो अभी हमने डिस्कस किए हैं। When must the governor reserve the bill for the president? कब रखता है? तो वही सब बातें हैं। Compulsory reservation in case where bill derogates powers of the high court, तो उस कंडीशन में वो उसको भी होल्ड कर लेगा। Bill is opposed to the directive principle of the state policy, अगर वो DPSP के रूल्स को वोलेट करता है तो भी डेफिनेटली उसे होल्ड कर सकता है ना। Bills affecting the position of the high courts तो कर लेगा। Bills that may be ultra vires the constitution, bills that deals with the state subject but contradict the central laws, and bills that endanger the larger national interest, तो उस केस में वो होल्ड कर लेता है। बट सारी जो न्यूज है वो किसके चारों तरफ घूम रही है? टाइमलाइन के चारों तरफ। आई होप कि आप ये बातें समझ गए होंगे। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे। 141, 144. What are the constitutional options before a governor when a bill is presented to him under Article 200? ये सब बातें हमने जस्ट डिस्कस कर ली हैं। याद रखना, वो मनी बिल को नहीं भेज सकता है वापस, बाकी सब बिल को या होल्ड नहीं कर सकता है। उसके अलावा किसी भी बिल को होल्ड कर सकता है और प्रेसिडेंट को पास कर सकता है। मनी बिल को उसे पास करना ही होता है, दैट इज मैंडेटरी। चलिए स्टार्ट, नेक्स्ट चलते हैं। इन ए फर्स्ट इंडियन बॉर्न चीताज मुखी gives birth to 5 cubs। देखो हुआ क्या, आप जानते हो कि हमारे एनवायरनमेंट को, ठीक है ना, आजकल देखा होगा आपने, हर न्यूज एनवायरनमेंट से रिलेट करती है। कहीं आप कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की बात करते हैं, कहीं आप टेम्परेचर या फिर कार्बन न्यूट्रल होने की बातें करते हैं। 2070 2050 टारगेट ईयर। आप पूरे इकोसिस्टम को बचाने की बातें करते हैं, आप पूरे अर्थ को कंजर्व करने की बातें करते हैं ना, ग्लेशियर्स को पिघलने से बचाने की बातें करते हैं आप लोग। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क ऑन क्लाइमेट चेंज जो कन्वेंशन है हमारा UNFCCC, उसकी बातें करते हैं। बट उसी के अंदर एक चीज और आती है कि हम जहां रह रहे हैं, तो क्या सिर्फ इंसानों को बचाना ही बेहतर है या हमें सारे फ्लोरा एंड फोना जो एनिमल्स है ना, वाइल्ड एनिमल्स, इनको बचाना चाहिए? तो हमें इन्हें बचाना होगा। और जहां कहीं भी याद रखना, एक अगर कोई स्पीसीज पाई जाती है किसी पर्टिकुलर एनिमल की, तो अगर वो ग्रो करती है, अगर वो बढ़ती है, तो उसका सिंपल सा उसका मीनिंग ये होता है, दैट मीन्स कि उस एरिया में जो इकोसिस्टम या एनवायरमेंट है वो तो अच्छा है, दैट इज वाई वो ग्रो कर रही है। तो अभी क्या हुआ, ये जो चीता है, जो इंडियन बोर्न चीता थी, क्या नाम था उसका, मुखी, उस मुखी ने भी क्या किया है, 5 बच्चों को जन्म दिया है। तो इसका कहने का मतलब यही है कि जिस एनवायरनमेंट में हमने चीताओं को लाए, अब चीता क्या है, तो हमने साल भर पढ़ा है इसको कि चीता जो है, चीता बेसिकली वो भारत से एक्सटिंक्ट हो गए थे। कौन से ईयर में? 1952 है ना, हंटिंग होती थी, राजा महाराजा शिकार करते थे, मार देते थे, और धीरे धीरे वो एक्सटिंक्ट हो गए। तो हमने बहुत कोशिशें की, फिर हमें लगा कि हमें चीताओं को वापस लाना चाहिए। तो 2022 में है ना, मोदी जी, हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का बर्थडे था जिस दिन, आई थिंक 17 सितंबर 2022, एक प्रोजेक्ट चलाया गया जिसका नाम था प्रोजेक्ट चीता, और हम टोटल 20 चीता भारत लेकर आए। एक 22 में, कुछ 23 में। तो 22 में, 23 में कितने, तो 8 चीता हम लाए थे नामीबिया से। याद रखना, अब एग्जाम में डायरेक्टली आते हैं फैक्चुअल क्वेश्चंस, ठीक है। और 12 जो चीताज थे वो हम कहां से लेकर आए थे, तो हम लाए थे साउथ अफ्रीका से। ऐसे करके हम टोटल 20 लेकर आए थे। अब ये बढ़ते 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 33 हो गए हैं,
ठीक है। 33 में से याद रखना जो टोटल आपके 29 है वो कूनो नेशनल पार्क में ही है, ठीक है। लेकिन उनमें से 3 जो है उनको कहां पर डाल दिया गया है, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और जो गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो जस्ट उसी कूनो नेशनल पार्क के बगल में है, कहां पर, मध्य प्रदेश में। सिंपल सा याद रखना, ठीक है। सबसे ज्यादा नेशनल पार्क कौन से स्टेट में है, तो मध्य प्रदेश में। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया कहां पर है, मध्य प्रदेश में। तो जंगल ज्यादा है तो डेफिनेटली नेशनल पार्क भी ज्यादा होंगे। अभी लेटेस्ट इस साल कौन सा नेशनल पार्क बना है, तो आपके एलेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना 107th नेशनल पार्क कौन सा बना है, तो सिमलीपाल नेशनल पार्क, जो कि कहां पर है, उड़ीसा में। पहला कौन सा था, तो पहला कौन सा था आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि आपका कहां पर है, उत्तराखंड में बना हुआ है, ठीक है। अभी 107 हो चुके हैं। और कूनो में हमने चीताओं को रखा था, चीता बढ़कर अब हो चुके हैं 33। 29 कहां पर है, तो कूनो में है। 3 कहां पर है, तो आपके गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। और अभी इस क्या नाम है इस चीता का, तो नाम याद रखना मुखी, ठीक है, जिसने 5 बच्चों को जन्म दिया है। तो बेसिकली ये एनवायरनमेंट की ही न्यूज है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसके एफर्ट्स के अंडर ही हम ये सब पढ़ रहे हैं, ठीक है। कुछ दिन पहले मैंने 29 जुलाई को वर्ल्ड टाइगर डे था, उस दिन हमने टाइगर्स की पॉपुलेशन को भी काउंट किया था, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इट इज इंडियाज प्रोजेक्ट टू रीइंट्रोड्यूस चीताज, वही सब है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2022, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 17 सितंबर, मोदी जी का 72nd बर्थडे था। नामीबिया से 8 चीता लाए थे और 12 चीता हम लाए थे फरवरी 2023 में, कहां से, अफ्रीका से। और टोटल कितने हो गए थे, 20। और उसके बाद बढ़ते बढ़ते ये हो गए 33। सिंपल से याद रखना, ठीक है, 32 सॉरी। नेक्स्ट है डोवाल होस्ट मीटिंग ऑफ कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव इन दिल्ली। तो हमारे अजीज डोवाल जी आप जानते हो, है ना, डिफेंस जो हमारे, है ना। देखो क्या कह रहे हैं, द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, जिसको हम CS कहते हैं, इज ए की रीजनल प्लेटफॉर्म एम्ड एट एनहांसिंग सिक्योरिटी कोऑपरेशन अमोंग इंडियन ओशियन रीजन कंट्रीज। यानी कि जो हमारी इंडियन ओशन रीजन की जो कंट्रीज है उनके अंदर हमें आपस में साथ मिलकर क्या करना है, आगे बढ़ना है, सिक्योरिटी कोऑपरेट करना है, ठीक है। हमारा जो ओवरऑल जैसे डिफेंस है ना, इन सब चीजों को बढ़ाना है। जस्ट इसकी ये थीम है, ठीक है। Its objectives to promote regional security by addressing transnational threats that affect all other member nations. ये इसका एम है। Where is the headquarter आपसे पूछेगा तो कोलंबो में है, ठीक है। ऑप्शन कोलंबो इज द राइट आंसर। ओरिजिन पूछे, द CSC कोलंबो कॉन्क्लेव ट्रेस इट्स रूट्स टू ए 2011 ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुपिंग कंप्राइजिंग इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो याद रखना इसके फाउंडिंग मेंबर्स कितने हैं, तो आपकी जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव है उसके 3 फाउंडिंग मेंबर रहे हैं। कौन कौन से, इंडिया है, श्रीलंका है और मालदीव्स है, ठीक है, आर द फाउंडिंग मेंबर्स। मॉरिशियस ज्वाइन करता है 2022 में। फैक्चुअल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस वाले हैंडआउट में लिख लेना, उसी के साथ इसको ऐड ऑन कर लेना। बांग्लादेश कब ज्वाइन करता है, 2024 में। तो 3, 2, 5 हो गए। और उसके बाद सीचेल्स ज्वाइन कर लेता है 6 मेंबर के रूप में। और अब इसमें टोटल मेंबर हो चुके हैं 6। और इसकी मीटिंग हो रही है इस बार कहां पर, कोलंबो। तो वहीं पर कौन गए हुए हैं, हमारे अजीत डोवाल जी। एट द 7th नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर लेवल मीटिंग ऑफ द कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव हेल्ड देयर ऑन द थर्सडे द मेंबर। अच्छा कहां पर हुई है, दिल्ली में, ठीक है। चलते हैं थोड़ा सा आगे। The Colombo Security Conclave is a regional security grouping of India and Indian Ocean Islands nations focused on maritime security and counter-terrorism cooperation. It was originally called the Trilateral Maritime Security Cooperation. ये भी ध्यान रखना। अब इसको हम क्या कह देते हैं, कोलंबो कह देते हैं, पहले से ट्राइलेटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी और कोऑपरेशन कहा जाता था। कितने मेंबर है, फुल मेंबर 4 हैं। इंडिया है, श्रीलंका है, मालदीव्स है, मॉरिशस है, 2022 में आया था। ऑब्जर्वर में ये दोनों है, ठीक है, जो कि ये जुड़ भी चुके हैं, अभी हमने पढ़ लिया था।
ठीक है। कब स्टार्ट हुआ था? 2011 में। ठीक है। इसके 5 पिलर कौन कौन से हैं एग्जाम में याद रखना। आजकल एक ऐसा ट्रेंड आ चुका है ना, क्योंकि जैसे जैसे एग्जाम्स का जो लेवल ट्रिकी होता जाता है तो आपसे पूछ लेता है कि बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेन पिलर ऑफ दिस ग्रुप। तो हमें उनके पता भी होना चाहिए कि किस फाउंडेशन पर वो काम कर रहा है। जैसे मैं वर्ल्ड बैंक की बात करूं तो किस फाउंडेशन पे है, अलग होगा। अगर मैं नेटो की बात करूं तो उसका पिलर्स अलग होंगे, उसकी थीम अलग होगी। अगर मैं G20 की बात करूं तो उसकी थीम अलग होगी। तो ऐसे भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो इसके 5 कौन कौन से मेजर पिलर है तो ध्यान रखना। मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी फर्स्ट, काउंटर टेररिज्म, ठीक है, उसके बाद साइबर सिक्योरिटी, ठीक है, डाटा प्रोटेक्शन, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड सर्च एंड रेस्क्यू एंड मैरीटाइम पोल्यूशन रिस्पॉन्स। ये 5 क्या है इसके मेजर पिलर्स हैं जिसके ऊपर ये काम करता है। बेसिकली थीम है मैं कह सकता हूं। ठीक है, चलते हैं थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट देखते हैं, इज फेडरलिज्म इन रिट्रीट अंडर द सिंगल पार्टी हेजेमोनी। देखना ये बहुत अच्छा आर्टिकल अगर देखा जाए तो, अगर हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली एक बहुत अच्छा आर्टिकल है। क्या कहने की कोशिश कर रहा, देखो अगर मैं बात करता हूं कि जब ब्रिटिशर्स यहां पर थे और जब ब्रिटिशर्स यहां पर थे तो उन्होंने एक्ट ऑफ 1935 लाए। ठीक है, आफ्टर द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फर्स्ट 2, 3 हमने पढ़ा है। तो उन्होंने यहां पर इंडिया को क्या बनाना चाहा था? फेडरल, है ना, फेडरल। बट हमने फेडरल को हटाकर हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा? यूनियन। ये भी आप जानते हो। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल फर्स्ट क्या कहता है? इंडिया दैट इज भारत, यानी कि हमारे 2 नाम है, ध्यान रखना। इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि जो भारत है या जो इंडिया है वो क्या होगा? यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। तो हमने पहले ही ये क्लैरिफाई कर दिया कि देखो भाई, जब आप भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हो तो हमने पहले ही आर्टिकल में लिख दिया कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट है। बट ब्रिटिशर्स वांट्स क्या चाहते थे? वो हमें फेडरल बनाना चाहते थे। तो व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द फेडरल एंड यूनियन? तो सिंपल समझना, जैसे अमेरिका है ना, अमेरिका हमने पॉलिटी में अच्छे से एनालिसिस करके पढ़ा है इसको। यूएसए जो है बेसिकली वो क्या है? फेडरल स्ट्रक्चर है। कैसे कि मान लो अलास्का है, मान लो न्यूयॉर्क है, मान लो कैलिफोर्निया है, उसका मन कर जाए कि यार नहीं अब मुझे भारत यूएसए में नहीं रहना है, तो जा सकता है, अलग हो सकता है, बिकॉज वो सेंटर के साथ किसी ट्रीटी से जुड़ा है। बट इन इंडिया कल को राजस्थान चाहे, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर साहब चाहें कि नहीं यार हम तो अलग होकर पाकिस्तान में जाना चाहते हैं, वो नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? बिकॉज इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट। हम यूनियन है, हम अलग नहीं हो सकते, हम संघ है। वो संघात्मक है, वो फेडरल है, वो अलग हो सकते हैं, वो किसी ट्रीटी से जुड़े हैं। ये तो स्ट्रक्चर की बात हो गई है। लेकिन जब मैं पावर्स की बात करता हूं, जब हम भारत के अंदर आने की कोशिश करते हैं, डिवीजन ऑफ पावर्स को मैं पढ़ता हूं, तो याद रखना वहां पर हम कैसे हो जाते हैं? तो वहां पर हम क्वासी फेडरल हो जाते हैं, यानी कि ना तो हम यूनियन को फॉलो करते हैं ना फेडरलिज्म को फॉलो करते हैं। यानी कि हमारे यहाँ पर सेंटर भी है, स्टेट भी है, बट सेंटर स्टेट्स के ऊपर ओवरटेक करके बैठा है, यानी कि सेंटर इज मोर पावरफुल देन द स्टेट्स, यानी कि हम क्वासी फेडरल हैं, समझ गए। बट हमारी स्ट्रक्चर कैसी है? तो हम कैसे हैं? यूनियन। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि एक बात बताओ कि आपने देखा होगा जब से 2014 के बाद से जब से कांग्रेस गई है, बीजेपी नई पार्टी उभर के आई है, तो लगभग हर स्टेट में सिंगल पार्टी देखने को मिलती है ना। आजकल बिहार में तुमने देखा एक सिंगल पार्टी का राइज हो रहा है। बहुत अच्छा टॉपिक है, ध्यान से ना, क्वेश्चन अच्छे बन सकते हैं। अब कह रहा है कि अगर ये राइज करेगी तो क्या हम धीरे धीरे फेडरलिज्म को खत्म कर रहे हैं क्या? सीधी सी बातें कर रहे हैं। इसने एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी लिया, देखो एक इमेज भी बनाई है, जीएसटी। चलो इसी के थ्रू समझ लेते हैं कैसे वो नुकसान कर रहा है। ठीक है, अब देखो जीएसटी क्या है, अब इसने जिक्र किया है तो पढ़ना तो पड़ेगा। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ठीक है, जीएसटी 2.0 हम सब पढ़ चुके हो, अलग मैटर है। कब आया था? 1 जुलाई 2017 को आया था। 2016 में इसका एक्ट आया था। अब इससे पहले क्या होता था? बिफोर जीएसटी जो टैक्स इकट्ठा करने की जो पावर थी वो स्टेट के पास थी, ठीक है, और स्टेट्स अपनी मर्जी से पैसा लेते थे और स्टेट्स वर पावरफुल। फिर कॉन्सेप्ट आया जीएसटी का, और वो जो पैसा इकट्ठा करने की पावर थी वो चलेगी सेंटर के पास। और सेंटर के पास जब पैसा चला गया सारा, तो सेंटर बोला कि अब मैं स्टेट को क्या करूंगा? पैसा दूंगा। तो सेंटर ने क्या किया? एक डिविजिबल पूल बना लिया।
अब डिविजिबल पूल का मतलब क्या है? वो पैसा इसमें रखा जो पैसा आता भी स्टेट से, समझना मेरी बात को, आता भी स्टेट से है और वापस बाट भी स्टेट में दिया जाता है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया? फाइनेंस कमीशन, आई होप आप सभी का एग्जाम पास है, डेफिनेटली आप जानते होंगे, फाइनेंस कमीशन बाय इन आर्टिकल 280। इसमें कहा गया फाइनेंस कमीशन क्या करेगा? इस डिविजिबल पुल को, जो डिविजिबल पुल है उसको क्या करेगा? आपके स्टेट के साथ शेयर करेगा। तो कितना शेयर करेगा? तो याद रखना, अगर 100% पैसा यहां पर है, 100%, तो लगभग आज के दिन जो हमारा 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, एनके सिंह, जिसे हम नंद कुमार सिंह कहते हैं, ये कहता है 40% बांटोगे। यानी कि अगर 100 रुपए पूरे भारत से कमाए जाते हैं तो उसमें से सिर्फ 41 रुपए ही पूरे भारत के अलग अलग स्टेट में 1%, 2%, 4%, 12% करके बांट दिए जाते हैं। अब सेंटर क्या कर रहा है? सेंटर इज ट्राइंग कि ये जो डिविजिबल पूल है इसे कट कर दें और कम कर दें। तो बेसिकली किसको ओवरटेक करने की कोशिश की जा रही है? स्टेट की। स्टेट का पैसा नहीं रहेगा, स्टेट की डिपेंडेंसी किस पे हो जाएगी पैसा लेने के लिए? तो डिपेंडेंसी हो जाएगी सेंटर के ऊपर। और सेंटर में अगर सेम पावर है, सेंटर में जो पार्टी है वो किसी स्टेट में नहीं है और मेजर स्टेट में है, तो उस स्टेट को तो पैसा ही नहीं मिलेगा, तो वहां की सरकार चल नहीं पाएगी, सरकार गिर जाएगी, दोबारा किसकी सरकार आ जाएगी? सेम पार्टी की, फिर उसे फंड मिलने लग जाएगा। यही तो हो रहा है भारत में, समझ में आ रही है? तो क्या ये जो वन सिंगल पार्टी हेजेमोनी, ये क्या ये भारत में फेडरलिज्म को जन्म दे रही है? डेफिनेटली ऐसा ही हम 2014 के बाद देख रहे हैं और ये सब इस आर्टिकल के विचार है। समझ गए इस बात को? अच्छा, अभी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है? उसने सोचा यार बहुत पैसा देते हैं ना, 41% भी बहुत होता है, नहीं देंगे। बोले एक काम करो, एक नॉन डिविजिबल पुल बना लो। अब नॉन डिविजिबल पुल क्या होता है? तो उसमें उन्होंने कहा कि नॉन डिविजिबल पुल में क्या करते हैं हम लोग? वो पैसा डालेंगे जो लेंगे तो लोगों से, बट हम शेयर नहीं करेंगे। और वो क्या है? हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, सेस एंड सरचार्ज। आप जानते हो सेस एंड सरचार्ज के रूप में जो टैक्स लिया जाता है वो वापस स्टेट से शेयर नहीं होता है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? उसे बढ़ाने का प्लान बना रहे हैं। तो डेफिनेटली मोर पावरफुल कौन होता जा रहा है? सेंट्रल होता जा रहा है। समझ में आ गई बात? बस उसी को इसने लिखा है और कुछ भी नहीं है। तो आई होप आप फाइनेंस कमीशन भी जानते होंगे, आई होप आप लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ी हुई है। ठीक है, चलते हैं आगे। A federal system is one where power is constitutionally divided between the central government and the state government। ठीक है, वही जो सब हमने पढ़ा था ना, बाइकैमरल लेजिस्लेचर, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया। यूनियन क्या होता है? तो यूनिटरी सिस्टम में सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड्स सुप्रीम पावर, जैसा आपने पढ़ा इंडिया, ये सब है ना। बट इंडिया आज देखा जाए तो इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, जो आर्टिकल 1 में लिखा है। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट, हमने पढ़ लिया है। फेडरल क्यों हम लोग? क्योंकि रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, डिवीजन ऑफ पावर्स है, यूनियन स्टेट कॉन्करेंट लिस्ट होती है, शेड्यूल नंबर 7 में लिखी है बातें। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन, बाइकैमरल पार्लियामेंट है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन होते हैं, फाइनेंस कमीशन है। ठीक है, सेंटर हैज मोर पावर्स देन द स्टेट, स्ट्रॉन्ग यूनियन लिस्ट, पावर टू चेंज द स्टेट बाउंड्रीज, वो सेंटर के पास है। आर्टिकल 3 में ये बात लिखी हुई है कि ओनली पार्लियामेंट कैन चेंज द नेम एंड द बाउंड्री ऑफ द स्टेट। ठीक है, इमरजेंसी पावर्स ये सारी भी सेंटर के पास है। सिंगल सिटीजनशिप है भारत में। ठीक है, वहां पर अमेरिका जैसे देशों में क्या होता है? अगर आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है, वीजा चाहिए, अलग अलग रूल है, अलग अलग सिस्टम है। भारत में कुछ नहीं है, पूरे भारत में एक ही सिंगल सिटीजनशिप से काम चल जाता है। तो यहाँ पर हम यूनियन का भी पिक्चर फॉलो करते हैं, यहाँ पर हम फेडरलिज्म का भी। तो इंडिया क्या है बेसिकली? सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, याद रखना, आपके 1973 के केशवानंद भारती केस में। ठीक है, और उसके साथ साथ बम्बई केस 1994 में कहा था कि इंडिया क्या है? क्वासी फेडरल है विद ए स्ट्रॉन्ग यूनिटरी टिल्ट। ठीक है, क्वासी फेडरल है बट यूनियन की तरफ ज्यादा झुके हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियाज फिशरीज एंड द एक्वाकल्चर इट्स प्रॉमिसिंग कोर्स। देखो ये आर्टिकल पूरा जो आपका ताकायुकी हागिवारा जो है आपके, इज द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। ठीक है, उसके रिप्रेजेंटेटिव है। वो कह रहे हैं कि इंडिया की जो फिशरीज और एक्वाकल्चर है ना, उसने अपने आप में एक अनोखा काम किया है। अगर आप लोगों ने अक्टूबर के हैंडआउट पढ़े होंगे तो अक्टूबर के अंदर भी ये न्यूज थी कि एफओए ने इंडिया के प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के प्रोग्राम के अंदर जो सेम प्रोग्राम चलाया था सुंदरबन या वेस्ट बंगाल के लोगों ने सुंदरबन के आसपास, उसको अवार्ड दिया था, उसको रिकॉग्नाइज किया था। तो क्या है, चलिए एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। Yet, the sector face critical challenges. Overfishing, habitat degradation, water pollution, and climate change are straining aquatic ecosystems.
Small scale fishers and farmers often access to finance, technology and markets, while poor traceability and the inadequate post harvest measures limiting tapping of the best export and the domestic market potential. ऑन वर्ल्ड फिशरीज डे, तो आज क्या याद रखना, आज है आपका वर्ल्ड फिशरीज डे. द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन of the United Nations calls for a renewed commitment to India's blue revolution. ठीक है, देखो समझना, दुनिया में सबसे ज्यादा अगर सी फूड की बात की जाए तो सी फूड का प्रोडक्शन करता है चाइना, और इंडिया कोशिश कर रहा है कि भाई मैं पहले नंबर पे आ जाऊं, रैंक फर्स्ट पे आ जाऊं. तो हमने क्या किया, 2020 में एक स्कीम लॉन्च की जिसका नाम क्या था, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना. और इस मत्स्य संपदा योजना में हमने लगभग 20,000 करोड़ रुपए के आसपास पैसा इन्वेस्ट किया. और हमने क्या किया, हमने फिश फार्मर्स की इनकम डबल करने की बातें कही, हमने जो सी फूड का मार्केट है उसे बढ़ाने की बातें कही. ठीक है, धीरे धीरे आगे चला. फिर हमें लगा कि यार नहीं, अगर हमें इस मार्केट को और अच्छे से चलाना है तो हमें क्या करना चाहिए. तो हमने क्या किया, देखो ये मेरा इंडिया है, ठीक है, यहाँ से एक नदी आती है गंगा, यहाँ से एक नदी आती है ब्रह्मपुत्रा, और जहां ये दोनों मिलती हैं वहां पर एक डेल्टा बनता है जिसे हम सुंदरबन डेल्टा कहते हैं. क्या कहते हैं, सुंदरबन का डेल्टा. और इसे सुंदरबन क्यों कहते हैं, यहाँ सुंदरी का पेड़ पाया जाता है, और सुंदरी को हम क्या कहते हैं, बेसिकली इंग्लिश में मैंग्रोव कहते हैं. ठीक है, और मैंग्रोव के पेड़ की क्या खासियत होती है, इसकी जड़ें बाहर निकली होती हैं तो इजीली सी फूड ट्रैप हो जाता है, जो फिश वगैरह होती हैं. तो फार्मर्स को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ता है, फार्मर वहीं से अपना सी फूड का प्रोडक्शन जो है वहाँ कलेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद बेच सकते हैं. फिशिंग वगैरह करना आसान होता है. तो हमने एक प्रोग्राम बनाया कि यार इस मैंग्रोव को उठाओ और इस मैंग्रोव को पूरे भारत की कोस्ट लाइन पे बिछा दो. तो हमारी टोटल कोस्ट लाइन कितनी है, तो याद रखना टोटल कोस्ट लाइन पहले थी 7516.6 किलोमीटर, अब ये चेंज हो गई है. ठीक है, हमने नई जो है 11,098.8 किलोमीटर इज द न्यू कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया, हमने इस पर बिछाना शुरू कर दिया. और इस स्कीम को नाम दिया गया मिस्टी एंड मिस्टी वाज स्टार्टेड इन 2023. मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम, यानी कि हमें मैंग्रोव को उठाना है, इनकम कमाने के लिए शोर लाइन पर बिछा देना है, तो इसको नाम रख दिया मिस्टी. समझ गए. और उसी के थ्रू अब हमें इतना बेनिफिट मिल रहा है कि हमारा एक्वाकल्चर बढ़ा है. फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो 16 अक्टूबर 1945 को बना था, जिसका रोम, ठीक है, वहां पर हेडक्वार्टर है, वो कह रहा है कि भाई इंडिया ने जो काम किया है ना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में, वो तारीफ के लायक है, यानी कि बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क उसने किया है. बस यही इस आर्टिकल में लिखा गया और कुछ भी नहीं है. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द FAO, रिपोर्ट का नाम क्या याद रखना, स्टेट, ये जरूर याद रखना ना फैक्चुअल क्वेश्चंस, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2024, हम इसे सोफिया रिपोर्ट भी कहते हैं. ये कहती है ग्लोबल कैप्चर फिशरीज प्रोड्यूस 92.3 मिलियन टन्स, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे हमें डाटा ही याद रखने होते हैं. ठीक है, एग्जाम में वही पूछे जाते हैं. तो while aquaculture reached a record 130.9 million tons valued at the $313 billion, इतना पैसा हमने कमाया. India contributed 10.23 million tons of aquatic animals, making it to the world's second largest aquaculture producer, यानी कि हम दूसरे पे हैं, जैसा हमने अभी पढ़ा था. India's aquatic food production capture fisheries and aquaculture has risen from 2.44 million टन से लेकर 17.54 मिलियन टन हम बढ़ चुके हैं. द पास्ट डिकेड हैज बीन, उसके बाद देखो लिखा है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, उसी के थ्रू हुआ है. ठीक है, मत्स्य सेवा केंद्र बनाए गए. ठीक है, क्लाइमेट रेजिलिएंट कोस्टल फिशरमैन विलेज प्रोग्राम चलाए गए, ड्राफ्ट नेशनल फिशरीज पॉलिसी लाई गई 2020 में, और उसके बाद हमने ये सारी चीजें अचीव की होती हैं. बस इतना ही लिखा है. ठीक है, तो चलते हैं थोड़ा सा आगे. मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूज है, ये भी ध्यान रखना. ट्रिब्यूट टू गुरु, देखो 9th गुरु जो है सिखों के है ना, टोटल 10 गुरु हुए सिखों के. लास्ट पहले कौन थे, गुरु नानक देव जी. लास्ट कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जी. ठीक है, उसके बाद उन्होंने कहा था गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु मानना, कोई गुरु नहीं होगा. तो ये जो गुरु तेग बहादुर जी है, जो 9th गुरु थे, उनका आज क्या है, शहीद दिवस है बेसिकली 1674 में. ठीक है, उनका वो शहीद हो जाते हैं, उनको हिंद दी चादर भी कहते हैं, प्रोटेक्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है, ध्यान रखना. ठीक है, 9वें गुरु थे. ठीक है, उसके बाद
ये आपके जो उससे पहले गुरु थे, गुरु हरगोविंद सिंह जी, उनके सबसे यंगेस्ट बेटे थे। ठीक है, तो जस्ट सिंपल से याद रखना इनके नाम पर क्या बनाया जाता है, तो इनको क्या कहते हैं, हिंददी चादर। आपने ये वाली इमेज देखी होगी द हिंदू के फ्रंट पेज पे। बहुत सारे गुरुद्वारा भी इनके नाम पर है। ठीक है, गुरुद्वारा शीशगंज साहिब दिल्ली में, ये भी इन्हीं के नाम पर है। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा गोल्डन टेम्पल है ना, गुरु रामदास जी ने बनवाया था, अकबर ने जमीन दान में दी थी, है ना, वो सारी बातें हम जानते हैं। पहले कौन थे, गुरु गोविंद नानक देव जी, लास्ट कौन थे, गुरु गोविंद सिंह जी। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है। ठीक है, बाद में हम इसी को गुरु ग्रंथ साहिब को क्या मान लेते हैं, इसको गुरु मान लेते हैं। ठीक है, As trade row eases US approves sale of missiles to India। देखो, जैसे अभी तक हमने पढ़ा था कि टैरिफ वॉर चल रहा था, साल भर से चल रहा था, है ना, कोई ऐसा दिन नहीं था टैरिफ की न्यूज नहीं आती थी। अब धीरे धीरे हमारे टैरिफ वॉर कम हो रहा है, तो अब अमेरिका कह रहा है कि वो क्या करेगा, यूएस ने अप्रूवल दे दिया है कि जो वहां की मिसाइलें हैं वो भारत में बिक जाए। बस इतनी सी न्यूज है, तो थोड़ा सा उस टैरिफ वाली न्यूज को हम आगे बढ़ा देते हैं। इन ए मूव that further underscores the easing of trade tensions between India and US, the US State Department has approved a possible sale of Javelin missiles। याद रखना कौन सी, Javelin missiles। ठीक है, and Excalibur projectiles and related equipment to India for an estimated cost of $92.8 million। The US Defense Secretary Cooperating Agency DSCA said on the Thursday। क्या है, तो अमेरिकन मेड मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। याद रखना एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल क्या है, जिसको हम भारत में नाग मिसाइल भी कहते हैं। फायर एंड फॉरगेट, एक बार चला दो वो अपना काम करके आ जाती है। तो ये एक मैन पोर्टेबल है, मतलब इंसान यानी कि सोल्जर अपने कंधे पर रखकर भी चल सकता है। इसको किसी नामिका की जरूरत नहीं है, जैसे नाग मिसाइल कैरियर हमें चाहिए होता है, अगर आपने डीआरडीओ पढ़ा होगा, है ना। तो इसको मैन पोर्टेबल यूज कर सकते हैं, युद्ध में यूज की जा सकती है। क्या नाम है, जेवलिन। इसको हम क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट। इंडिया के पास कौन सी है, तो हमने खुद से बनाई थी वी-स्वॉर्ड, अगर आपको याद हो, वेरी शॉर्ट रेंज डिफेंस सिस्टम, जो लगभग 6 किलोमीटर की रेंज में काम करता है। हमने रशिया से भी ली थी, जिसका नाम था इग्ला एस। ठीक है, और हम जो यूएसए से लेने वाले हैं उसका नाम क्या है, जेवलिन। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, उसके बाद डिफीट्स हैवीली आर्मर्ड व्हीकल्स सच एज मेन बैटल टैंक्स, इनको उड़ा सकते हैं। फायर एंड फॉरगेट यानी चलाओ और भूल जाओ, और इनको एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल भी कहते हैं, यानी कि टैंकों को खत्म करने के लिए काम आती हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि हम ट्रेड शुरू कर देंगे तो डेफिनेटली हमारा जो टैरिफ हो रहा है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, तो वन लाइनर में याद रखना कहाँ से लेने वाले हैं, क्यों लेने वाले हैं, क्या काम करती है। ठीक है, रेंज लगभग 2.5 किलोमीटर है। ठीक है, 4 किलोमीटर तक भी जा सकती है। वेट लगभग 5 किलोग्राम है, तो यानी कि आप मैन पोर्टेबल है, इसलिए आप उसको कैरी कर सकते हो। हम इसे फायर एंड फॉरगेट सिस्टम भी काउंट करते हैं, यानी कि जो हमारी पटना प्रोग्राम था ना, पृथ्वी अग्नि त्रिशूल नाग आकाश, उसमें नाग वाले में इसे काउंट कर सकते हैं। ठीक है, बट ये यूएसए का ध्यान रखना। चलते हैं आगे। ओके, आई थिंक आज के लिए इतना ही था। आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट रहता है तो आप एनी टाइम आकर मिल सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं दोबारा किसी नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।